विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव। तो पिछले क्लास में बताए थे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव, तो वो सिर्फ 2 पॉइंट का, एक अक्षीय रेखाफल और एक निरक्षीय रेखाफल। अभी हम जनरल पॉइंट पे निकालेंगे थीटा एंगल पे, उसकी सहायता से हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में सिर्फ अक्षीय और निरक्षीय रेखा पे निकाल सकते थे, लेकिन अभी जो बताएंगे वो जनरल किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे ये डायपोल है, ये डायपोल है, यहाँ पे चार्ज है -q और ये +q, और डायपोल का ये डिस्टेंस d और इसके मिडिल पॉइंट से ये जो है वो मिडिल पॉइंट है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है थीटा एंगल पे। ये डायपोल के कारण यहाँ पे निकालना है थीटा एंगल। इसका डिस्टेंस OP का वैल्यू कितना है r। फिगर ठीक से समझना है, फिगर हम लोग सब ठीक से समझेंगे तभी कैलकुलेशन आसानी से हो पाएगा। तो इसलिए फिगर पे ध्यान देना है, अभी से स्टेप बाय स्टेप फिगर समझना है, क्योंकि लास्ट में जाते जाते फिर फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो ये OP, यहाँ P पे पोटेंशियल निकालना है और O से P के बीच का डिस्टेंस r है, और अक्षीय रेखा के साथ कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। अब हम इसको पीछे बढ़ाएं, OP लाइन ये बनावट में आ जाएगा, पॉइंट M तक बढ़ाए, इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो OM ये OP रेखा को पीछे की ओर M तक बढ़ाए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब A से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे AM, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, पूरा A से B का डिस्टेंस B था डायपोल, -q और +q चार्ज के बीच का डिस्टेंस B था, वो मिडिल पॉइंट है, तो इधर का डिस्टेंस d/2, AO d/2 और OB भी कितना हो गया, d/2। AO का डिस्टेंस भी d/2 और OB का डिस्टेंस भी d/2। यहाँ पर परपेंडिकुलर डाले तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, cos थीटा से। तो cos थीटा b/h, तो b का वैल्यू ये हो जाएगा OM और h हो जाएगा OA। तो cos थीटा हो गया, OM का वैल्यू कितना है, OM को फाइंड करना है, और OA कितना है, d/2। तो यहाँ से देखो, तो OM क्या है, OM हो गया d/2 cos थीटा, तो ये डिस्टेंस निकल गया d/2 cos थीटा, ये OM का डिस्टेंस आया। सिमिलरली B से OP पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये BP डाल देंगे। अब यहाँ भी हम लोग लगाएंगे cos थीटा b/h, तो B इसके लिए क्या हो गया, OT, और H जो है ये हो गया d/2, ये ऐसे लिख देते हैं पहले OB, तो cos थीटा हो जाएगा OT, और OB का वैल्यू कितना है, d/2, OT हो गया d/2 cos। तो ये डिस्टेंस OT जो आया, यहाँ पे r ऐसे लिख देते हैं, O से P का डिस्टेंस r है, तो O से P का डिस्टेंस कितना आया, d/2 cos। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये OT आ गया d/2 cos थीटा, इधर ON आया d/2 cos थीटा, O से P का डिस्टेंस r है। अब A से P को ज्वाइन कर देते हैं, A से P को ज्वाइन किए यहाँ से, और फिर B से P को ज्वाइन किए, तो यहाँ से फ्रॉम फिगर से क्या होगा, AP लगभग किसके बराबर हो जाएगा, NP के बराबर। तो AP नियरली इक्वल टू NP, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस r है और ये d/2 cos थीटा, ये हो जाएगा r + d/2 cos थीटा। ये डिस्टेंस AP लगभग किसके बराबर हो गया, NP के बराबर, और यही डिस्टेंस आ गया r + d/2 cos। इसी तरह से BP जो होगा ये लगभग TP के बराबर हो जाएगा, तो TP यहाँ से देखिए, TP ये डिस्टेंस है, ये क्या बच गया, OP - OT, तो OP कितना है, OP r है और OT d/2 cos।
तो ध्यान देना है कि मेरा जो डिस्टेंस बीपी आया वो r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा है और एपी जो आया वो कितना आ गया r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट एम पे इस दोनों को ध्यान रखना है, इस पे और इस पे। अब हम लोग तो ये समझ गया, ये डी बाई टू कॉस थीटा, ये डी बाई टू कॉस थीटा। एपी जो है ये किसके बराबर है, एमपी, इसका वैल्यू आ गया एपी r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा और ये बीपी किसके बराबर आ गया r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो इसको ऐसे देखते हैं, ये बिंदु P पर कुल विभव तो V बराबर VA प्लस VB। VA प्लस VB को A पे जो चार्ज है उसके कारण विभव और B पे जो चार्ज है उसके कारण विभव। तो VA हम बताए थे कि जो विभव लिखते हैं उसमें आवेश के चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ माइनस Q है तो माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A से इसका डिस्टेंस क्या है AP प्लस VB चार्ज कितना है प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट VP। अब हम लोग AP और VP का वैल्यू रखेंगे तो V इक्वल टू माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP का वैल्यू कितना है तो अभी निकाले थे जस्ट पहले देखे, AP का वैल्यू आया था r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट VB के लिए। BP है तो BP का वैल्यू निकाले थे, कितना निकाले थे, फाइंड किए थे r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक। AP और BP का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से बस सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से कॉमन क्या है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो माइनस 1 बाई r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस 1 बाई r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ये कॉमन हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ माइनस है तो माइनस 1 बचा और ऊपर में यहाँ पे 1 बचा। अब एलसीएम लेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम आ जाएगा r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा इंटू r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो माइनस और ये आ जाएगा कितना है r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। बस सिंपल अब इसको सोल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस r माइनस माइनस प्लस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा और ये नीचे क्या लग गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। r कैंसिल आउट तो d बाई टू कॉस थीटा प्लस d बाई टू कॉस थीटा, जब दोनों ऐड होगा तो क्या बचेगा d कॉस थीटा। इधर लिख सकते तो v इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d बाई टू कॉस थीटा प्लस d बाई टू कॉस थीटा, क्या बच जाएगा d कॉस थीटा बाई r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं v इक्वल टू QD बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। Q इंटू D डायपोल मोमेंट P कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं कि यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b हो जाए तो
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आर बड़ा होगा तो आर स्क्वायर और बड़ा होगा, तो ये हो गया। तो क्या बचा, v इक्वल टू टी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्ट। ये किसी भी एंगल पे निकल सकता है। यहाँ देखिए थीटा का टर्म आ गया, तो अक्षीय रेखा पर जब रहेगा थीटा यही है, तो अगर अक्षीय रेखा पे रहेगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे, तो ये यहाँ चला आएगा। निरक्षीय रेखा पे रहेगा तो थीटा 90 डिग्री लिख देंगे, या फिगर अक्षीय रेखा यानी इस पे, तो ये पॉइंट ऐसे चलाएगा तो थीटा घट के कितना हो जाएगा 0 डिग्री। निरक्षीय रेखा पे तो थीटा ऐसे आ जाएगा लाइन, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से किसी पे, ये अक्षीय और निरक्षीय के अलावा हम 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री किसी पे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज, ये जो फॉर्मूला है वो जो पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था उससे ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। इससे हम एक फॉर्मूला से कहीं भी निकाल सकते हैं, अक्षीय रेखा पर भी निकाल सकते हैं, निरक्षीय रेखा पर भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा भी कहीं भी कि 30 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री 37 डिग्री कहीं भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला। ओके, फिर हम अभी आगे बता रहे हैं इसमें। तो अभी यही बताएं कि ये माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज और ये थीटा एंगल पे पॉइंट P है, यहाँ से डिस्टेंस R है, ये भी d/2 इधर भी d/2। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल हम निकाले तो ये आ गया V इक्वल टू P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया। अब केस फर्स्ट में अक्षीय रेखा पर एक्सियल लाइन, तो अक्षीय रेखा पे क्या होगा कि ये पॉइंट यहां से चल के इस पे आ जाएगा। तो जब इस पे आएगा, यही अक्षीय रेखा यही हो जाएगा, यानी ये जो ओपी लाइन है, मतलब ये जो ओपी लाइन है वो अक्षीय रेखा के लिए इस पे आ जाएगा। तो जब इस पे आएगा तो थीटा का वैल्यू जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अक्षीय रेखा पे थीटा 0 डिग्री, और इस फॉर्मूला में थीटा मिलेगा 0 डिग्री रख देंगे। तो v इक्वल टू P cos 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या बच गया P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में जो बताया था अक्षीय रेखा पे देखिएगा सेम रिजल्ट है। ये ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। केस सेकेंड निरक्षीय रेखा, तो निरक्षीय रेखा पर तो कहेंगे एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन ऐसे होता है, पता है निरक्षीय रेखा, ये अक्षीय रेखा ऐसे, निरक्षीय रेखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब ऐसे रहेगा तो थीटा का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो निरक्षीय रेखा में थीटा 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ ऐसे हो गया निरक्षीय रेखा। तो ये ओपी लाइन इस पे चला जाएगा पेन के डायरेक्शन में। ओपी लाइन कहाँ चला जाएगा, पेन के डायरेक्शन में। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ करेंगे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो v इक्वल टू P cos 90 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब cos 90 का वैल्यू 0, तो निरक्षीय रेखा पे विभव 0। पिछले क्लास में बताया कि निरक्षीय रेखा पर विभव कितना होता है 0, आज भी आएगा। इसके अलावा कहीं भी देखिए 30 डिग्री पे अक्षीय रेखा से 30 डिग्री पे विभव कितना होगा, अक्षीय रेखा से 45 डिग्री पे विभव कितना होगा। तो बस यहाँ पे थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 37 डिग्री जितना एंगल पूछे थीटा की जगह पे उतना रख लेना है, आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा यूजफुल है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या है कि डाइपोल के कारण जो विभव है, पिछले क्लास में बताए थे कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो आता है ये विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जबकि सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आता था, तो सिंगल चार्ज के कारण आता था ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो डाइपोल के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और सिंगल चार्ज के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो इसको नोट करो, कभी डाउट होगा तो फिर पूछना इसको, फिर बताते हैं।
तो अब बता रहे हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव तो बता दिए, के कारण विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट ए पॉइंट बी, और यहाँ पे O है और इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस पे निकालना है? r डिस्टेंस पे विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, दो तरीका है, दोनों के कारण निकाल के और वेक्टर सम करना पड़ेगा। अभी हम लोग वही चीज़ करेंगे। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर दोनों का क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकाल लेंगे, परिणामी। तो देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, इसके पहले हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे। तो पोटेंशियल क्या था? स्केलर, तो उसमें डायरेक्शंस का कोई झमेला नहीं था, तो सीधा निकाल के ऐड कर देते थे। लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर है। तो वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? पहले माइनस क्यू के चार्ज के कारण पहले हम लोग डायरेक्शन समझ गए, मैग्नीट्यूड उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे और फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे वेक्टर से। क्या बोले? पहले किसके कारण? माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम बताए थे कि जैसे पहले इसको ज्वाइन कर दी, जहाँ भी डायरेक्शन निकालना हो जिस पॉइंट पे, तो चार्ज से उस पॉइंट को पहले मिला देते हैं। तो मिला दी। अब ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? अंदर की। ये मान माइनस के कारण अंदर और प्लस के कारण कहाँ होता है? बाहर। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालना है तो पहले इसको ज्वाइन कर दिए और फिर इधर हो गया बाहर की ओर EB, ये A के कारण और ये B के कारण। यानी A पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया? अंदर की ओर। प्लस क्यू के कारण किधर आया? बाहर की ओर। अब पैरेललोग्राम और समानांतर चतुर्भुज के नियम से हम दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो दोनों के समानांतर रेखा खींचे और टेल से बी कर्व बना देंगे। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यानी ऐसे ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट 2 थीटा एंगल पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये E। तो ये जो E शो किया जा रहा है वो ये और E भी नहीं, ये दोनों का रिजल्टेंट है E। ये जो डायरेक्शन हो गया E, जो यहाँ फिगर में दर्शाया गया है, ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है? A के कारण और B के कारण। A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यहाँ जो E दर्शाया गया ये दोनों का रिजल्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट जो हम शो कर रहे हैं कि दोनों के टेल से जो विकर्ण बनाए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर सकता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में वेरी करेगा। एक R के साथ अगर R चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। तो R किधर चेंज करेगा? इसी लाइन पे आगे या पीछे। तो इसको ER लिखते हैं। ER को कहेंगे, ER होगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ER क्या हो जाएगा? रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल R लिखने का मतलब क्या होगा ना कि जैसे जैसे इस, यानी ER का मतलब हो गया कि इसमें वेरिएबल R होगा। ER का मतलब क्या हुआ कि इसमें वेरिएबल क्या है? R। अब क्या होगा? दूसरा कंपोनेंट दूसरा कैसे चेंज करेगा? अगर थीटा बदलता है तो थीटा, ये लाइन ऐसे था तो थीटा इधर जाएगा तो चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा E थीटा।
तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, टी थीटा। यानी थीटा चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, तो ई थीटा कहलाता है एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझना है कि दो डायरेक्शन, जैसे इस लाइन पे हम आगे जाएं या पीछे आए तो कौन चेंज करेगा, आर का वैल्यू चेंज करेगा। तो आर चेंज करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहलाएगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, आर। दूसरा जो है कि थीटा चेंज करे, जैसे अभी थीटा यहाँ पे है, अब अगर थोड़ा सा ये लाइन इधर खिसक जाए तो थीटा का वैल्यू चेंज करेगा, तो थीटा चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। अब इधर जा रहा है या इधर भी जाएगा तो थीटा चेंज करेगा। तो एंगुलर कंपोनेंट में क्या बदलता है, थीटा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो वेरिएबल होगा, एक आर और एक थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से चेंज करेगा, एक जब आर चेंज करेगा तब, और दूसरा जब थीटा चेंज करेगा तब। तो हम कल इसको निकालेंगे, दोनों का वैल्यू कितना आता है जो, ठीक है। पहले इस डायरेक्शन को प्रैक्टिस कर लेना, तो कल फिर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, ई आर कितना आएगा, ई थीटा कितना आएगा, ठीक है।